हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं केवल आपको सिखाने नहीं बल्कि सीखने भी आया हूँ। मैं आपके लिए और बेहतर क्या कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट, नालों का निर्माण। 3.1 पॉइंट है, ठीक है। तो नालों का निर्माण, पहले इस माइंड मैप को देखते हैं कि नालों का निर्माण अनूठी विशिष्टता। तो नालों का जो निर्माण था हड़प्पा सभ्यता की एक अनूठी विशेषता थी। ये ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी कि पूरा प्लानिंग के थ्रू बनाई गई थी कि किस तरह जो नालियों का गंदा पानी है उसे निकालना है। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क और जो गलियां हैं वो एक ग्रिड पद्धति में बनी थी। जैसे ये ग्रिड पद्धति ये होती है, जिस तरह का मैंने आपको डायग्राम बनाया है कर दिखाया हुआ है, ये ग्रिड पद्धति है। इस तरह वो बनाई गई थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, 90 डिग्री ये एंगल पर काट रही है। देखिए कि एक दूसरे को ये लाइनें काट रही हैं, तो ये इस तरह एक दूसरे को काटती हैं। इस तरह बनाई गई थी सड़कें तथा गलियाँ। पहले जो है नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल जो है घरों का निर्माण किया गया था, आवासों का निर्माण किया गया था जहाँ वो रहते थे। तो इस तरह ये इसका माइंड मैप है। और यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो अगर घर का जो गंदा पानी है उसे बाहर की जो नाली हैं, जो गलियों की नाली हैं, उससे अगर जोड़ना था, जो अटैच करना था, कनेक्ट करना था, तो हर घर की कम से कम एक ऐसी दीवार होनी चाहिए जो गली की नाली से सटी हो या गली से सटा हो। उस तरह बनाया गया था। गृह स्थापत्य, गृह स्थापत्य मतलब घरों की स्थापना किस तरह की गई थी, किस तरह उसकी प्लानिंग की गई थी। निचला शहर, जो निचला शहर है, दो तरह के शहर थे जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। शहर दो भागों में विभाजित है, निचला शहर और दुर्ग। तो जो गृह स्थापत्य है, जो निचला शहर है, वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय भवन जहाँ पर वो रहा करते थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के उदाहरण प्रस्तुत करता है, मतलब जहाँ वो रहा करते थे। ये जो है कहीं एक आंगन पर केंद्रित थे, इनमें से कहीं एक जो है आंगन पर केंद्रित थे। एक आंगन बना हुआ था, उधर उसके चारों ओर जो है कमरे बनाए गए थे। एक आंगन के चारों तरफ कमरे। आंगन का प्रयोग किस लिए होता था? खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों के लिए, खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। हाँ, खाना पकाना और कटाई करना, वीविंग, जो कपड़े बुनना होता है उसे कटाई करना कहा जाता है। एकांतता को महत्व, तो यहाँ के जो घर हैं उसमें मोहनजोदाड़ो में जो घर मिले हैं या उधर एकांतता को महत्व दिया गया था, उनकी प्राइवेसी को महत्व बहुत दिया गया था। किस तरह? भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी। तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है, हाँ, उसमें कोई खिड़कियाँ नहीं बनाई गई थी ताकि आता जाता कोई भी व्यक्ति अंदर झांक ना सके, हाँ, जिससे उनकी प्राइवेसी हर्ट ना हो। इस तरह उन्होंने भूमि तल पर जो बनी दीवारें थी उनमें खिड़कियाँ नहीं बनाई थी। मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। तो जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है ग्राउंड फ्लोर से, उसमें आप देखोगे भी तो डायरेक्ट आप अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो अंदर की तरफ मोड़ कर बनाया गया होगा कि बिल्कुल सीधा ना बनाकर उसके साथ में कुछ मोड़ कर जा रही हो तब जाकर मेन कमरे आते होंगे। इस तरह आंतरिक भाग, जो अंदर का भाग है, और जो आंगन है उसका सीधा अवलोकन नहीं होता है। इस तरह के जो घर बनाए गए थे ये अपने आप में अनूठी विशेषता थी कि मोहनजोदड़ो में, हाँ, कि उसमें आंतरिक भाग भी नहीं दिख रहा, उनकी प्राइवेसी भी नहीं हर्ट हो रही, तो खिड़कियाँ भी नहीं दिख रही, तो आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। मोहनजोदड़ो का निचला शहर तो आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो माइंड मैप था। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। सॉरी, एक दो पॉइंट और रह गए हैं। ये स्नान घर, गृह स्थापत्य, स्नान घर है, वहाँ पर हमारे को ईंटों के फर्श से बने स्नान घर मिले। हर घर में एक स्नान घर होता था। सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, दूसरे छत पर जाने के लिए या दूसरी मंजिल पर जाने के लिए जो है सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं कि वहाँ पर अपनी छत होती होगी, वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई होगी, या उनके सेकंड फ्लोर होता होगा, उधर जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई होगी। खास तौर पे उस समय जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिल के ही होते थे, उससे ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। और कुछ घरों में जो है कुएँ भी मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में कुएँ की जो कुल संख्या है वो 700 है। तो इस तरह कई घर थे उसमें जहाँ पे कुएँ भी बनाए गए थे घरों के अंदर, जिसका प्रयोग जो है राहगीरों, मतलब जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनके द्वारा किया जाता था कि चलो आ रहे हैं, प्यास लगी है, तो वहाँ से हर घर से या किसी भी घर से पानी पी सकते थे। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर
जो है आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन का प्रयोग किस लिए होता था? खाना पकाने के लिए और कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए, वो भी खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। आप देखोगे कि खाना जब गर्म मौसम होता है कोई अंदर बनाना पसंद नहीं करता ताकि और गर्मी ना हो जाए, इसलिए वो बाहर आंगन में बनाया करते थे। हाँ, तो कताई करने जैसी गतिविधियाँ होती थी, खाना पकाने जैसी गतिविधियाँ होती थी। एक अन्य रोचक पहलू है लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी। मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता, मतलब मुख्य द्वार से आंगन को हम सीधा देख नहीं सकते हैं। इस तरह बनाया गया था। स्नानघर, हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। तो हर घर में एक ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर था जहाँ पर लोग नहाया करते थे, और उसकी नालियाँ एक दीवार है उससे कनेक्ट होते हुए सड़क की जो नालियाँ हैं उससे कनेक्ट हो रही थी। तो इस तरह छोटी नालियों से बड़ी नालियों में मिलती थी, छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में। हाँ, तो इस तरह एक पूरी प्लानिंग से एक शहर का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो एक शहर है। सीढ़ियों के अवशेष, कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि कुछ दूसरे तल मतलब दूसरी बिल्डिंग या छत पर जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई। कुएं, कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था। तो ये जो कुएं हैं, कई घरों में जो है कुएं मिले हैं, वो एक ऐसे कमरे में बनाए गए थे ना कि जो कि बाहर से भी लोग आ जाए और उनकी प्राइवेसी भी हर्ट ना हो, और ऐसा भी ना हो कि कोई चोरी करके चला जाए। तो एक अलग से कमरे में बनाए गए थे कि कोई भी आकर राहगीर आ रहा है तो पानी पीकर जा सकता है, और इनका प्रयोग जो है राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। दुर्ग, अब दूसरा शहर है दुर्ग जो ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने दुर्ग का नाम दिया। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत दुर्ग में माल गोदाम और विशाल स्नान घर प्राप्त हुए हैं जिनका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए होता था। तो हड़प्पा संस्कृति जो है उसमें दुर्ग में कौन कौन से जो मेन संरचनाएं हैं, हाँ जो मेन बिल्डिंग्स है वो कौन कौन सी मिलती है? माल गोदाम जहाँ पे माल रखा जाता होगा, और विशाल स्नान घर, हाँ जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता था। कोई एक जैसे कोई विशेष अनुष्ठान हो रहा है या कोई मेले जैसा आप मान सकते हैं, उस समय वो विशाल स्नान घर में सब स्नान करते होंगे या जो विशेष वर्ग है वो लोग स्नान करते होंगे। माल गोदाम, इसका निचला हिस्सा ईंटों से बना था जो आज भी विद्यमान है। ऊपरी हिस्सा संभवतः लकड़ी का बना होने के कारण नष्ट हो चुका है। तो जो निचला हिस्सा है वो ईंटों से बना था इसलिए आज भी बचा हुआ है, मगर ऊपर का जो हिस्सा है वो लकड़ी का बना होने के कारण वो ख़त्म हो चुका है, अब वो बचा नहीं है, इसलिए पुरातत्वविदों को सिर्फ निचला हिस्सा ही मिला है। तो विशाल स्नान घर जो है माल गोदाम का इतना ही था जो मेन है। विशाल स्नान घर जो है एक बड़ा सा स्नान घर है, वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। वो पक्की ईंटों से निर्मित है, पक्की ईंटों से बनाया गया था। दोनों ओर सीढ़ियाँ मिली हैं, उसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दोनों ओर सीढ़ियाँ मिली हैं। एक नाली जिससे गंदा पानी निकाला जाता होगा, अब नाली है एक, वहाँ से गंदा पानी निकालने की पूरी व्यवस्था की गई है कि किस तरह पानी इकट्ठा ना हो और बह जाए नाले में। कुछ कमरे मिले हैं जिनमें से एक में बड़ा कुआं था। अब जो कमरे में अब जो विशाल स्नान घर बनाया गया है उसमें कई कमरों का निर्माण किया गया था ताकि शायद कपड़े बदलने के लिए हो, वो कि नहाने के बाद लोग कपड़े बदल सकें। और उसमें इनमें से एक ऐसा कमरा है जिसमें एक बड़ा सा कुआं भी मिला है। तो ये जो है विशाल स्नान घर का प्रयोग जो है विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जैसे कोई कुंभ मेला होता है या ऐसा ही कोई मेला होता है, उस समय भी शायद कुछ मेला होता होगा या कोई विशेष अनुष्ठान होता होगा जिसमें वो इस विशाल स्नान घर का जो है प्रयोग करते होंगे, यूज़ करते होंगे। चलिए, ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में सिखाया था। बुक की थोड़ी लैंग्वेज आप देखोगे कि जटिल है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। अब जैसे मैंने सिंपल अब ये नोट्स बनाया एक्सप्लेनेशन के। विशाल स्नान घर प्रयोग संभवतः किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए। सीढ़ियाँ, इसके आंगन में एक आयताकार जलाशय था जिसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो सीढ़ियाँ, इसका आंगन जो है, हाँ तो उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का जलाशय है, उसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके तीनों ओर कमरे बने हुए थे। कुआं है, उसमें एक बड़ा कुआं भी था। स्नान घर, इसमें कई छोटे स्नान घर बने हुए थे। जल निकासी का उत्तम प्रबंध था।
जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से जलबद्ध किया गया था। तो जलाशय का जो किनारे थे जिसमें पानी इकट्ठा होता है, जलाशय जो बनाया गया था उसमें ईंटों को जमाया गया और जिप्सम का गारे का प्रयोग किया गया ताकि जो लीकेज ना हो वाटर की। हाँ, आप देखोगे कि किस तरह पानी को रिसाव को रोका जाए, इस तरह उन्होंने जिप्सम की गारे का प्रयोग किया, ईंटों का प्रयोग किया। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत दुर्ग में किस प्रकार की संरचनाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका ये आंसर है कि वहाँ पे माल गोदाम मिलता है, एक विशाल स्नान घर है, ये 2 चीज़ें मिली हैं। इसके ऊपर ये पूरा आंसर आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक जो आर्थिक भिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेस थे, पुरातत्वविद उनको कैसे पहचानते कि उस समय कौन कौन सी समाज में और आर्थिक विभिन्नताएं थी। जैसे आज भी समाज में आप देखोगे कोई व्यक्ति अमीर है तो कोई गरीब है। हाँ, तो उस समय भी ऐसा होता होगा कि कोई व्यक्ति अमीर हो, कोई व्यक्ति गरीब हो। तो इसका पता लगाने के लिए ये जो पुरातत्वविद 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली है शवाधानों का अध्ययन, मतलब जो डेड बॉडी जिसमें दफनाई जाती हैं उसका अध्ययन, ब्यूरियल्स कहा जाता है, कब्र, उनका उत्खनन करना, उधर से उनका अध्ययन करना। दूसरा विलासिता की वस्तुओं की खोज, जो विलासिता की वस्तुएं मतलब जिनका इस्तेमाल मौज के लिए किया जाता होगा, जो ऐसा नहीं कि ना हो तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। विलासिता की वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य जो है अपने मनोरंजन के लिए, हाँ, लग्जरी लाइफ जीने के लिए करता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं शवाधानों का अध्ययन। शवाधान गर्त की बनावट का एक दूसरे से अलग होना। तो शवाधानों का अध्ययन करने के लिए देखते हैं कि शवाधान गर्त मतलब वो जो जिसमें वो डेड बॉडी दफनाई जाती थी, वो उनकी बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। तो उसके आधार पर शायद वह अनुमान लगा सकते हैं कि शवाधान में अब किस अमीर व्यक्ति का शवाधान है उसकी बनावट किसी और तरह की होगी और गरीब व्यक्ति के शवाधान की बनावट दूसरी तरीके से होगी। तो इस तरह उन्होंने देखा कि शवाधान गर्त की बनावट जो एक दूसरे से अलग थी। शवाधानों से आभूषण प्राप्त हुए। अब देखो, स्त्री और पुरुष दोनों के जो शवाधान है, जो जहाँ पर उन्हें दफनाया गया, उनसे आभूषण प्राप्त हुए हैं। अब आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति के शवाधान में ज़्यादा आभूषण मिले, ज़्यादा सामान मिले, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अमीर व्यक्ति होगा, तभी उसके साथ इतना सब कुछ दफनाया गया है। मगर अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके साथ बहुत कुछ कम चीज़ें दफनाई जाएगी। इसलिए वो इसके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि कौन व्यक्ति अमीर था, कौन व्यक्ति गरीब था। तो विश्वास नहीं मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में। तो इस तरह ये सब समाप्त करने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरातत्वविदों ने माना कि हड़प्पा वासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में कोई विश्वास नहीं था। ऐसा नहीं है जैसे कि मिस्र में के जो पिरामिड है वहाँ पर वो उन्होंने वस्तुएं दफनाई है, या बाकी जो सभ्यताएं होती थी वो दफनाते थे कि वो दूसरी जगह जहाँ जाएंगे मरने के बाद, लाइफ आफ्टर डेथ में जो विश्वास करते थे वो इसका प्रयोग करेंगे इन वस्तुओं का। ऐसा इनमें शायद विश्वास नहीं था। अगला पॉइंट है विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामान्य पदार्थों से बनी वस्तुओं का सभी स्थानों पर मिलना। जो सामान्य पदार्थों से जो बनी वस्तुएं होती हैं, जो नॉर्मली हम डेली यूज़ में लाते हैं, वो देखोगे कि सभी जगह मिल जाएंगी। मगर जो कीमती और विलासिता की वस्तुओं का कहीं कहीं मिलना, जो महंगी वस्तु होती हैं, हाँ, जो विलासिता की वस्तु होती है वो सिर्फ अमीर ही वर्ग अफोर्ड कर सकता था, इसलिए वो सिर्फ कहीं कहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह मिले। ज़्यादातर वो आपको देखोगे शहरों में ही मिलेंगी। गांव वाले ज़्यादा विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग करते नहीं थे, या छोटी बस्तियां थी वहाँ पर वो विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग करते नहीं थे। इसलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विलासिता या दुर्लभ पदार्थों से बनी वस्तुएं मिली। अब देखो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो शहर है बड़े बड़े, वहाँ विलासिता या दुर्लभ पदार्थों से बनी वस्तुएं मिलती हैं। सोना भी जो आजकल की तरह ही दुर्लभ था, इसलिए हड़प्पा से मिला। तो इस तरह वो अनुमान लगाते हैं कि अब जहाँ विलासिता की वस्तुएं मिली वो अमीर लोगों की सोसाइटी जहाँ नहीं मिलती, वो नॉर्मल लोग रहते होंगे, साधारण लोग रहते होंगे। इस तरह वो सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं। अब आपको आंसर कैसे लिखना है इसका। शवाधानों का अध्ययन। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। जो हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधान है, जो उनकी कब्रें हैं, हाँ, उसमें आमतौर पर मृतकों को जो गर्तों में दफनाया गया था, कफिन जैसे होते हैं उसमें। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, अलग होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों के शवाधानों से आभूषण प्राप्त हुए हैं, जैसे शंख। अब शंख देखा होगा आपने, मंदिरों में जो शंख बजाए जाते हैं उसी पदार्थ से बनी चीज़ें होती होंगी शंख से। तो शंख
जैस्पर के मन की, जैस्पर भी एक तरह का जो है मटेरियल है, उसके मनके मिले हैं। सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण। अब जो सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म जो है छोटे छोटे मनकों से बना आभूषण मिले, तो मनके होते हैं वो बीट्स जो होती हैं, जो माला में डलती हैं, आपने देखा होगा, मोती जिसे आसान भाषा में बोल सकते हैं। तांबे के दर्पण, तांबे के जो है मिरर, शीशे। तो एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला था। तो आप देख सकते हैं एक पुरुष की खोपड़ी के समीप मिलता है इतना सामान कि शंख के 3 छल्ले हैं, जैस्पर के मनके हैं, सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे मनकों से बना, सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला है। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। सेकंड पॉइंट है विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो साधारण रूप से प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जिनका निर्माण सामान्य पदार्थों से किया जाता है सभी स्थानों पर मिलती हैं, जैसे चक्कियाँ हो गई, मृदभांड, पोट्स जिसे कहते हैं, सुइयाँ, झावा आदि। तो ये सारी जगह जो है सब जगह मिलती हैं, क्योंकि साधारण रूप से सबके द्वारा ही प्रयोग की जाती थी। परंतु कीमती और विलासिता की वस्तुएं कहीं कहीं मिलती हैं, वो सभी जगह नहीं मिलती। विलासिता या दुर्लभ पदार्थों से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से प्राप्त हुई हैं। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो शहर है, वहाँ से ये सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फायंस से बने लघु पात्र जो सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे, वो भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है सुगंधित द्रव्य मतलब जो परफ्यूम हो गए, उसके पात्र के रूप में ये फायंस से बने लघु पात्र मिले हैं। हाँ, वो भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सोना भी आजकल की तरह कीमती व दुर्लभ था, इसलिए हड़प्पा के स्थलों से ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं की जानकारी शवाधान प्रक्रिया और विलासिता की वस्तुओं की खोज के आधार पर करते हैं। आप इसे निष्कर्ष के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपके नंबर फुल टू फुल देगा जो भी चेकर होगा। इस तरह आप लिखें, इसका आंसर इस तरह की क्वेश्चन बनेगा कि पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। देख लीजिए, इतने अच्छे नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला पॉइंट है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब शिल्प उत्पादन, जो शिल्प उत्पादन किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो चन्हुदड़ो, अब आपका काम है, मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में चन्हुदड़ो कहाँ पर है। तो एक बहुत छोटी बस्ती है, मोहनजोदड़ो की तुलना में तो एक बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलिप्त थी, संलग्न थी, शामिल थी। तो एक छोटी बस्ती है जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन का काम में शामिल थी। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से छोटी होने के बावजूद भी वो शिल्प उत्पादन के कार्य में शामिल है। हाँ, अब शिल्प उत्पादन का अर्थ क्या है? शिल्प उत्पादन का मतलब है कि मनके बनाना, जो मालाएं होती है वो बनाना, बीट्स बनाना, वो छोटे छोटे शंख की कटाई करना, धातु कर्म का कार्य, जो धातुएं होती है अलग अलग, तांबा, कांसा, और मुहर निर्माण जिसके बारे में पढ़ा था, विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पा सभ्यता की, और बाट बनाना, और वेट्स जो होते हैं, इंग्लिश में वेट्स कहते हैं बाट को, बाट बनाना। तो बाट वही जो तराजू पे तोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधताएं। तो आप देखोगे इसका जो है सेकंड पॉइंट कि मनकों के निर्माण में जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं पदार्थ, उनमें अलग अलग विविधता थी। अलग अलग प्रकार के मटेरियल से जो है मनके बनाए जाते थे। हाँ, उस समय उन पदार्थों में आपको पत्थर के मिलेंगे, जैसे कर्निलियन, सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है कर्निलियन, उसके बनाए जाते थे। जैस्पर, वो भी एक तरह का मटेरियल है। सफ्टिक, क्वार्टज, तो सेल घड़ी, ये अलग अलग तरह के मटेरियल हैं। उनसे मनके जो है, मालाएं जो है, मोती, वो पर बीट्स बनाए जाते हैं, मोती। दूसरा, धातुओं से तांबा, कांसा, सोना। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जो है आयरन जो है, लोहा, उसके विषय में अज्ञात थे, उसके विषय में जानते नहीं थे, या वहाँ पे वो प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो तांबा, कांसा और सोना जैसी धातुओं से वो मनके बनाते थे। शंख, फायंस और पक्की मिट्टी का भी प्रयोग करते थे। आकार में वो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित हुआ करते थे। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। तो कुछ पर जो है पेंटिंग बनाई गई है, कुछ पर अलग अलग डिज़ाइन बनाए गए हैं, शेप दी गई हैं, तकनीक। आप जो भी पदार्थ अपनाते थे उसके अनुसार जो उनमें विभिन्नताएं होती थी, भिन्नताएं थी,
कि जो सेल खड़ी के होंगे उसके अलग टेक्निक से बनाते थे, पत्थर या धातुओं के होंगे उससे अलग टेक्निक से बनाते थे। तो अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते थे प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार। छेद करने के विशेष उपकरण भी मिले हैं कि ड्रिल करा जाता होगा मनकों में छेद करने के लिए ताकि उसमें धागा डाला जा सके ऐसे, तो वो मिले चनुद्रो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से मिले। अब आप ये तीनों जो है इनका नाम बताइए कहाँ कहाँ पर स्थित है। चनुद्रो कहाँ पर है, लोथल और धोलावीरा। नागेश्वर और बालाकोट का भी बताइए। ये दोनों जो बस्ते हैं समुद्र तट के पास से स्थित है। समुद्र तट जो है उसके पास में है। ये शंख जैसी बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ पर भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। अलग अलग पदार्थों से वस्तुएं बनाई जाती थी। चनुद्रो और लोथल यहाँ से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। मोहनजोदड़ो तक और हड़प्पा जैसे शहरी केंद्रों तक लाते थे। व्यापार का कार्य इस तरह चलता था कि छोटी बस्तियों से शहरों में लाया जा रहा है। तो अगला पॉइंट है उत्पादन केंद्रों की पहचान। तो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। तो अब किस तरह पुरातत्वविद जानते हैं कि ये वाला जो जगह वो वाली जगह शिल्प उत्पादन केंद्र होगा, कैसे पता चलता है? हाँ, उसके लिए अलग अलग चीज़ों को ढूंढा जाता है। जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा या सब औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट। अब जैसे कुछ चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे प्रस्तर पिंड है, पूरे शंख है, तांबा या सब जैसे लोहा जो है तांबा, कांसा, हाँ तो ये सारी चीज़ें, लोहा नहीं तांबा, कांसा, सोना, ये सारी चीज़ें जिसका निर्माण कर रहे हैं, शंख से निर्माण कर रहे हैं। जो शंख है वो प्रस्तर पिंड है, या अलग अलग औजार बना रहे हैं। तो उन सब बनाते वक्त तो कुछ ना कुछ गलती रह जाती होगी जिसके कारण वो अपूर्ण रहता होगा, पूरा नहीं हो पाता होगा। तो उसके जो शेष अवशेष हैं वो वहीं फेंक देते होंगे। हाँ, तो इस तरह जब फैक्ट्री है उस जगह की तो वो जगह में माल आप देखो ये बहुत सारा इकट्ठा रहता होगा, तो जिससे पहचानना आसान हो जाता है। हाँ, उन्होंने जो माल त्याग दिया, हाँ, और जो कूड़ा करकट है वो आज हमें मिल रहा है, तो पता चल रहा है कि वहाँ पर इन सब चीज़ों का काम होता होगा। इस तरह वो उत्पादन केंद्रों की पहचान करते हैं। कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। अब देखिए क्यों सबसे अच्छे संकेतक में से एक है, क्योंकि यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, अगर कोई मान लो कुछ बनाया जा रहा है, कोई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, अगर शंख को अथवा पत्थर को काट रहे हैं तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। टुकड़े जो है उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए, उससे आज पता चल जाता है कि ये जो है इसका प्रयोग करते होंगे इन सभी मटेरियल्स का, आज उसके द्वारा हम जान पा रहे हैं। संकेत, ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ छोटी बस्तियों में ही शिल्प उत्पादन का कार्य नहीं हो रहा था, बल्कि बड़े बड़े जो है शहर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसमें भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जा रहा था। तो ये हुआ सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लाइक शेयर वीडियो को कर दो। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।